सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, यूकी पीएससी द्वारा जो है आपकी प्रवक्ता का जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। तो जनवरी माह से जो है दोस्तों आपकी प्रवक्ता के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अलग अलग टाइम पीरियड में जो है दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर आयोग पेपर कराने वाला है। तो आप अपनी तैयारी जो है दोस्तों कंटिन्यू रखें। यहाँ पे आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल को कवर करेंगे। आप इसके अलावा अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म भरा है तो भी जो है दोस्तों ये क्लासें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, अगर आपका सब्जेक्ट जो है दोस्तों यहाँ पर हिंदी रहेगा। ठीक है, तो रीतिकाल को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, किसी भी इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम 3 कालखंडों में विभक्त करते हैं। एक आपका आदिकाल हो जाता है, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो मध्यकाल है, मध्यकाल को जो है दोस्तों 2 भागों में बाँटा गया है। अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें, मध्यकाल को 2 भागों में बाँटा गया है। एक आपका हो जाएगा पूर्व मध्यकाल और एक हो जाएगा आपका उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो हमारा जो रीतिकाल है ये उत्तर मध्यकाल में आता है और आज हम रीतिकाल को ही कवर करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। एक तो हो किया है इन्होंने वीर गाथा काल, दूसरा किया है इन्होंने भक्ति काल, तीसरा किया है रीतिकाल और चौथा किया है गद्य काल। ठीक है, तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास का जो विभाजन किया गया है इसके तीसरे खंड को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले जो है दोस्तों हम रीतिकाल का टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो टाइम पीरियड माना है ये माना है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। आप सभी को पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है काल विभाजन जो किया गया है ये विक्रम संवत में किया गया है। एग्जाम में कभी कभी जो है दोस्तों ईसवी सन भी पूछा जाता है, तो ईसवी सन भी आपको याद रखना है। यानी कि अगर ईसवी सन में बात करें तो रीतिकाल का जो काल विभाजन किया गया है ये 1643 से लेकर 1843 के बीच में आपका रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर रीतिकाल का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए विक्रम संवत में तो आपको ध्यान में रखना है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन है। और यदि ईसवी सन में पूछा जाए तो इसका ईसवी सन हो जाएगा आपका 1643 से 1843 तक। ठीक है, तो ये तो रहा आपका रीतिकाल का टाइम पीरियड। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों, इसके अलावा रीतिकाल को शुरू करने से पहले हम रीति शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो रीति शब्द का अर्थ जो है दोस्तों अक्सर हम लेते हैं किसी भी नियम को लेकर, यानी कि किसी नियम को हम रीति शब्द कहेंगे या फिर मान्यता। ठीक है, या फिर किसी का अनुकरण करना। तो इन सभी का अगर हम अर्थ देखें तो ये होता है रीति। अगर हम हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ होता है काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार काव्य रचना करना। ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 1700 से लेकर 1900 के बीच में जो भी ऐसे काव्य रचे गए हैं काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण करता है, उन सभी को हम रीतिकाल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें दोस्तों तो रीति शब्द की अगर हम कुछ व्याख्या करें, रीति शब्द की अगर हम व्याख्या करें दोस्तों, तो संस्कृत में रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वामन ने जो है दोस्तों रीति शब्द का जो अर्थ लिया है ये लिया है काव्यात्मा के संदर्भ में। यानी कि वामन ने जो है दोस्तों रीति को काव्य की आत्मा माना है। वे जो है दोस्तों विशिष्ट पद रचना को रीति कहकर पुकारते हैं और इसे जो है दोस्तों एक विशेष प्रकार की पद रचना मानते हैं। ठीक है, यानी कि एक स्टाइल मानते, तो पद रचना की जो स्टाइल है इसे जो है दोस्तों वामन मानते हैं रीति। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम हिंदी में देखें दोस्तों तो हिंदी में रीति शब्द का जो प्रयोग है ये जो है दोस्तों काव्यांग निरूपण में किया जाता है, काव्यांग निरूपण में। ठीक है, काव्यांग निरूपण का मतलब होता है दोस्तों कि काव्य के अंगों के अनुसार काव्य रचना करना। काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं? तो रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति सभी क्या है? काव्य के अंग है। कि ऐसी रचना जिसमें हमें रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि के लक्षण और उदाहरण दिए गए हों, वैसी रचना को हम क्या कहेंगे? रीतिकालीन काव्य कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमने पढ़ना है आज रीतिकाल। रीतिकाल का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत। ईसवी सन पूछा जाए तो 1643 से लेकर 1843। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो है दोस्तों हम रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यानी कि किस विद्वान ने जो है दोस्तों रीतिकाल का नामकरण क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों रीतिकाल, तो रीतिकाल जो नाम है ये नाम जो है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। ठीक है, रीतिकाल को रीति काव्य कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अलंकृत काल ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देने वाले हैं दोस्तों आपके मिश्र बंधु।
ठीक है। मिश्र बंधुओं में 3 जो ये भाई हैं ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन-कौन जो है मिश्र बंधु में शामिल हैं। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, जिनमें कि श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ठीक है। ये तीनों ही जो है दोस्तों कहलाते हैं मिश्र बंधु, और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को का नाम दिया है अलंकृत काल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। अगर बात करें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का जो है काल विभाजन किया है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, जो हम आगे पढ़ेंगे कि आज कि रीतिकाल का जो विभाजन है ये 3 खंडों में किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो ये विभाजन है दोस्तों, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा ही किया गया है, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को नाम दिया है श्रृंगार काल, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल नाम दिया है, और त्रिलोचन ने नाम दिया है अंधकार काल, ठीक है। और ये सारे ही जो नाम है दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको जो है दोस्तों रीतिकाल के संबंध में उनके नामकरण से रिलेटेड जो विद्वान है उनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रीतिकाल के प्रवर्तक से, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर पूछेगा कि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा जो है दोस्तों रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना गया है, या फिर काल क्रमानुसार जो है रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक से जो है दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। तो रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, जो कि निम्न है, ठीक है। यहाँ पर प्रवर्तक दे रखा है, रचनाकाल क्या है, प्रस्तोता कौन है, यानी कि किसके द्वारा जो है दोस्तों प्रवर्तक माना गया है, और कारण क्या है। तो पहले है हमारे पास कृपाराम, इनका टाइम पीरियड आप ध्यान रखिए 1541, ठीक है। कृपाराम है 1541, और ये जो है दोस्तों काल क्रमानुसार की दृष्टि से जो है रीतिकाल के प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है। दूसरे हैं केशवदास, इनका टाइम पीरियड भी आपको ध्यान में रखना है 1555 से 1617 तक, ठीक है। केशवदास और डॉक्टर नागेंद्र ने जो है इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, ठीक है। क्यों माना है, इसका कारण भी अगर एग्जाम में पूछा जाए, प्रश्नाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र ने इनको इनकी विशिष्टता और विद्वता के कारण रीतिकाल का प्रवर्तक इन्हें माना है, ठीक है। तीसरे हमारे पास आएंगे चिंतामणि। तो चिंतामणि का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 1643, ठीक है। तो 1643 से आपको कैसे याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का टाइम पीरियड माना है, अगर हम ईस्वी सन में देखें तो 1643 से लेकर 1843 तक माना है, ठीक है। कब से शुरू माना है, 1643 से, ईस्वी सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चिंतामणि जो है दोस्तों इनका टाइम पीरियड है आपका 1643 से, ठीक है। कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो कारण क्या है, इनके द्वारा अखंड परंपरा को चलाने की दृष्टि से। कहने का मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल की अखंड परंपरा और काव्यांग निरूपण को साथ लेकर चलना, और इनकी जो रीति की विशिष्टता है उनको बताने की जो प्रमुख विशेषता इनमें रही है, जिस कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक है ये माना है चिंतामणि को, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इसकी प्रवर्तक का, जो कि कृपाराम है काल क्रमानुसार, केशवदास है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, और चिंतामणि है आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा और आगे देखेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल के विभाजन निम्न ढंग से किया है, ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत इनका इतिहास ग्रंथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, या फिर हिंदी साहित्य का अतीत इसकी राइटर कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें इन्होंने रीतिकाल का जो विभाजन किया है, रीतिकाल यानी कि श्रृंगार काल इन्होंने रीतिकाल को कहा है। तो इन्होंने जो है रीतिकाल का विभाजन किया है रीतिबद्ध धारा में, जिसमें कि पहले में आपका जो है लक्षणबद्ध काव्य है और दूसरे में लक्ष्य मात्र काव्य है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर रीतिमुक्त या फिर स्वच्छंद काव्य धारा, जिसमें कि रहस्योन्मुखी काव्य है और शुद्ध प्रेम काव्य है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल यानी कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध जिसमें रचना लक्षण और उदाहरणों से युक्त होती है। रीतिसिद्ध रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचा जाता है। और रीति मुक्त यानी कि रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त जो रचनाएं रची गई हैं, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। अगर बात करें डॉक्टर नागेंद्र की, तो डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काव्य को 3 भागों में बांटा है,
ठीक है। रीतिकालीन मुक्तक काव्य, रीतिकालीन प्रबंध काव्य और रीतिकालीन नाटक, ठीक है। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रमुख कवि हैं रीतिकालीन, इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे चिंतामणि को, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। टाइम पीरियड क्या है इनका 1643, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी मुख्यतः क्या है, रसवादी आचार्य हैं, ठीक है। इसके अलावा चिंतामणि त्रिपाठी की सहोदर हैं मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी। चलिए तो ये तो हो गया आपकी चिंतामणि। इनकी अगर हम रचनाएं देखें तो रचनाएं इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिंतामणि जो है ये रसवादी आचार्य हैं। तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण जो रचना है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है वो है रसविलास। रसविलास इनकी एक रचना है जो कि रसविलास कहीं पर आपको रस प्रिय भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कवि कुल कल्पतरु, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ये भी जो है दोस्तों चिंतामणि की रचना है। इसके अलावा तीसरी अगर हम रचना देखें तो ये है आपकी श्रृंगार मंजरी। आगे भी हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है वो है काव्यचरित। काव्यचरित काव्यचरित जो इनकी रचना है इसमें काव्य के संपूर्ण अंग, ठीक है। काव्य के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। तो काव्य के संपूर्ण अंगों का वर्णन किया गया है काव्यचरित में, ठीक है। तो ये रचना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी जो है दोस्तों आश्रयदाता पूछ लिया जाता है। तो अगर चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि के जो आश्रयदाता हैं ये हैं, एक तो रखना है आपको याद साहजी भोसले, ठीक है। इनकी क्या है ये आश्रयदाता हैं। और एक आपको रखना है याद शाहजहां। तो इन 2 राजाओं के आश्रय में इन्होंने रहकर जो है दोस्तों रचनाएं की हैं, शाहजी भोसले और शाहजहां, ठीक है। कौन, चिंतामणि। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये एक रसवादी आचार्य हैं, ठीक है। इसके अलावा सहोदर अगर बात करें भाई कौन कौन है, मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी। रचनाएं देखें तो रसविलास, कविकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, काव्यचरित, इसके अलावा काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, पिंगल और ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके चिंतामणि। अब हम देखेंगे भूषण, ठीक है। भूषण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले भूषण का हम टाइम पीरियड अगर देखें तो 1613 से 1715 तक इनका टाइम पीरियड है भूषण का। कई बार भूषण का जो है वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका घनश्याम, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा घनश्याम किसका नाम है, तो ये है आपके भूषण का नाम। इसके अलावा गणपति चंद्रगुप्त ने इनका नाम बताया है पातीराम, ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका नाम जो बताया है वास्तविक नाम ये है घनश्याम, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भूषण का जो वास्तविक नाम है पातीराम बताने वाले कौन से आचार्य हैं, तो ये है गणपति चंद्र गुप्त। और घनश्याम कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो शिवराज भूषण ये अलंकार प्रिय ग्रंथ है। शिवा वावनी, ठीक है। तीसरी रचना है इनकी छत्रसाल दशक, ठीक है, जिसमें छत्रसाल की प्रशंसा में इन्होंने दोहे लिखे हैं। और कई बार जो है दोस्तों प्रकाश अलंकार भी पूछी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण रचना है वो है छंदो हृदय, ठीक है, छंदो हृदय प्रकाश। ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो इनकी ये 4-5 रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो है शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश। चलिए मूल नाम आपने देख लिया है, गणपति चंद्र द्वारा पूछा जाए तो पातीराम। और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका जो वास्तविक नाम बताया है ये बताया है घनश्याम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भूषण जो है ये वीरस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा है रुद्र ने, ठीक। इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का जो मूल नाम है ये पाती राम या फिर मनीराम बताया है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका जो मूल नाम है ये घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने जो है एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा है कि सिवा को बखानो छत्रसाल को, ठीक है। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये भूषण की लिखी हुई पंक्ति है। इसके अलावा एक
कथन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भूषण की वीर रस की उद्गार सारी जनता के हृदय की समाप्ति है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, तो ये कथन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आज की क्लास में हमने रीतिकाल के संबंध में जो है दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। रीतिकाल का नामकरण हमने पढ़ा है, रीतिकाल के प्रवर्तक हमने देखे हैं, और दो महत्वपूर्ण जो कवि हैं आपके, एक तो हो गया आपका चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरे हैं कवि भूषण। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जो है दोस्तों पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम देखेंगे मतीराम के बारे में। ठीक है, मतीराम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से भी आपके पास जो है काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों हम अगली क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल जो है दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और बाकी अगर आपको क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी के साथ जो है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।